प्रत्येक जिले में संगठित अपराध के विरुद्ध विशेष इंटेलिजेंस सेल बनाई जाए जो आधुनिक तकनीक, साइबर विश्लेषण, ड्रोन, सीसीटीवी नेटवर्क और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करे। तो राज्यों के बीच और केंद्रीय एजेंसियों के साथ रियल टाइम सूचना साझा करने की व्यवस्था होनी चाहिए और वो अधिक मजबूत होनी चाहिए ताकि अपराधी राज्य बदलकर कानून से नहीं बच सके। जिन व्यापारियों और उद्योगपतियों से रंगदारी मांगने की शिकायत आती है उन्हें शीघ्र सुरक्षा मूल्यांकन, गोपनीय शिकायत प्रणाली और त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कोई भी व्यक्ति केवल इसलिए भय में जीवन न जिए कि उसे शिकायत दर्ज करा दी है। नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी और आप देख रहे हैं सोल्जर वॉइस चैनल। दोस्तों, मैं हरियाणा की बात करूंगा आज बिकॉज हम हरियाणा में हमारा दफ्तर है, हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूं, यहीं पले बड़े हैं, पैदा यही हुए हैं। हमारा फर्ज बनता है हरियाणा के बारे में चिंता करना और एक मिलिट्री हिस्टोरियन होने के नाते, कुछ काफ़ी मैं एक लेखक होने के नाते मैंने कई किताबें लिखी हैं जिसमें से एक दोस्तों है पॉलिसिंग द पुलिस, इम्प्रूविंग द पुलिस अकाउंटेबिलिटी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, आए दिन हम देखते हैं फलाने गैंग के गुर्गे, फलाने गैंग के गुर्गे एनकाउंटर में मारे गए, पुलिस ने पकड़ लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। दोस्तों, हरियाणा में संगठित अपराध पर कब लगेगी निर्णायक रोक, ये सवाल है आज हमारा। इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर व्यापारी, उद्योगपति, प्रोफेशनल और आम नागरिक की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, बिजनेस करना कोई बुरी बात नहीं है। बिजनेसमैन देश के लिए टैक्स देता है जिससे पुलिस, बाकी सारे डेवलपमेंट के काम किए जाते हैं। दोस्तों, उनकी सुरक्षा हर स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेवारी बनती है उन बिजनेसमैन की जिनके पास में धमकियां आती हैं रैंसम के लिए, धमकियां आती है उगाही के लिए। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या संगठित अपराध और फिरौती मांगने वाले गिरोहों पर केवल घटना होने के बाद ही कार्रवाई प्राप्त है, या हमें ऐसी व्यवस्था क्रिएट करनी चाहिए जो अपराध को होने से पहले ही रोक दे। इस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में उत्तर भारत, विशेषकर हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में कई संगठित आपराधिक गिरोहों के नाम समय समय पर समाचारों में आते रहते हैं। दोस्तों, कई मामलों में पुलिस ने बड़ी सफलताएं भी हासिल की हैं, अपराधियों को गिरफ्तार किया है और मुठभेड़ों में जवाबी कार्रवाई भी की है। लेकिन जनता के एक बड़ा वर्ग ये प्रश्न पूछता है कि यदि किसी गिरोह की गतिविधियों की जानकारी पहले से है तो क्या केवल घटना के बाद कार्रवाई पर्याप्त है? हाल ही में गुरुग्राम में पुलिस ने एक अभियान के दौरान 4 संदिग्ध अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया। ऐसे अभियानों से स्पष्ट होता है कि पुलिस के पास क्षमता है, लेकिन साथ ही ये भी आवश्यक है कि अपराधियों तक हथियार पहुंचने, उनकी फंडिंग, उनके नेटवर्क और फिरौती के पूरे तंत्र को पहले ही तोड़ा जाए। ये भी ताकत है पुलिस डिपार्टमेंट के पास में। दोस्तों, आज आवश्यकता है रिएक्टिव पुलिसिंग की, आगे बढ़कर प्रिवेंटिव पुलिसिंग की भी ज़रूरत है। दोस्तों, मैंने इसी के ऊपर फिर एक बार बताता हूँ, पुलिसिंग द पुलिस, इसमें बहुत सुझाव दिए मैंने कि कैसे पुलिस की अकाउंटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। उनके कुछ ऐसे सुझाव दिए जो उनके कार्यशैली को सुगम बनाएंगे। दोस्तों, पुलिसिंग की इस कार्रवाई के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं, जिसमें पहला कदम जो हरियाणा सरकार के पुलिस डिपार्टमेंट को लेना चाहिए, प्रत्येक जिले में संगठित अपराध के विरुद्ध विशेष इंटेलिजेंस सेल बनाई जाए जो आधुनिक तकनीक, साइबर विश्लेषण, ड्रोन, सीसीटीवी नेटवर्क और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करें। हाल ही में ही अखबार में मैंने पढ़ा है कि ऐसे ही एक सेल अभी गुड़गांव के अंदर बनाई जा रही है। नाजनीन भसीन जी जो एडीजी हैं वो उनकी इंचार्ज बनाई गई है। दोस्तों, बहुत अच्छा स्टेप है हरियाणा सरकार का। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब भी किया है, तब भी बहुत अच्छा है। अब जितने भी ये सरगने हैं, कोई भी जो गैंग हो, उनके पास मैसेज चला गया होगा कि हरियाणा सरकार बहुत ज़्यादा सतर्क हो गई। दोस्तों, दूसरी मैं बात करूँ, दोस्तों, राज्यों के बीच और केंद्रीय एजेंसियों के साथ रियल टाइम सूचना साझा करने की व्यवस्था होनी चाहिए और वो अधिक मजबूत होनी चाहिए ताकि अपराधी राज्य बदलकर कानून से नहीं बच सके। तीसरा सुझाव मेरा, जिन व्यापारियों और उद्योगपतियों से रंगदारी मांगने की शिकायत आती है उन्हें शीघ्र सुरक्षा मूल्यांकन, गोपनीय शिकायत प्रणाली और त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कोई भी व्यक्ति केवल इसलिए भय में जीवन
न जिए कि उसे शिकायत दर्ज करा दी है। चौथा मेरा सुझाव है दोस्तों, विदेशों में बैठे वांछित अपराधियों को भारत लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, प्रत्यर्पण और आर्थिक नेटवर्क पर कार्रवाई को प्रभावी बना जाए। पांचवा, सेवानिवृत्त सैनिकों, पूर्व पुलिस अधिकारियों और अन्य प्रशिक्षित नागरिकों का अनुभव सामुदायिक सुरक्षा कार्यक्रमों के दौरान, जागरूकता अभियानों के दौरान और नागरिक पुलिस समन्वय में उनका सहयोग लिया जा सकता है। यदि ऐसा किया जाए तो ये पूरी तरह कानून के दायरे में है। पुलिस के नेतृत्व और निगरानी में होना चाहिए। ये कानून लागू करने की जिम्मेदारी हमेशा पुलिस और अधिकृत एजेंसियों की ही रहती है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है अब कि करदाता नागरिक ये अपेक्षा रखते हैं कि उनके प्रभावी सुरक्षा, सम्मानजनक व्यवहार और समय पर पुलिस सहायता मिले। ये लोकतांत्रिक शासन की मूल जिम्मेदारी बनती है। दोस्तों, साथ ही ये भी सत्य है कि पुलिस पर वीआईपी सुरक्षा, कानून व्यवस्था, अपराध जांच और अनेक प्रशासनिक दायित्व होते हैं। इसलिए संसाधनों का संतुलित उपयोग और पुलिस बल का आधुनिकीकरण भी उतना ही आवश्यक है। अंततः दोस्तों, अपराध के विरुद्ध सबसे बड़ी लड़ाई केवल हथियारों से नहीं, बल्कि मजबूत खुफिया तंत्र, तेज न्यायिक प्रक्रिया, तकनीकी क्षमता, नागरिक सहयोग और राजनीतिक इच्छा शक्ति से जीती जाती है। आइए हम एक ऐसे भारत की कल्पना करें जहाँ व्यापारी निर्भय होकर व्यापार करे, युवा अपराध की राह पर न जाए और हर नागरिक यह विश्वास हो कि कानून उससे पहले पहुंचेगा। अपराधी नहीं पहुंचेगा, कानून पहले पहुंचेगा। इसी का दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद। अगर आपको वीडियो ठीक लगी तो उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपके पास में पहुंचते रहें। एक बार फिर नमस्कार, जय हिंद।